हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार एक तरफ जहां दावा कर रही है कि राज्य में विकास को रफ्तार मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। हालांकि ट्रिपल इंजन की सरकार पारदर्शिता और विकास पर जोर दे रही है। दावा कर रही है कि संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा किया जाएगा, लेकिन ऐसे में सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल हाल ही में सीएम ने मेयर, अध्यक्षों और सदस्यों को विकास के काम पर जोर देने की नसीहत दी, साथ ही स्वच्छता पर जोर देने का संदेश दिया। चूंकि स्थानीय निकाय में बेटियों की संख्या ज्यादा है और सीएम की पारदर्शिता के जिक्र के बाद सियासी हलचल अब तेज हो चली है। सवाल उठने लगे हैं कि नगर निकाय के कामों में कितनी पारदर्शिता आएगी। सवाल यह भी कि सीएम के निर्देश पर नगर निकाय में कितना अमल होगा। एक सवाल यह भी कि सीएम ने पारदर्शिता का जिक्र आखिर क्यों किया। क्या बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? चूंकि सीएम की तरफ से जो शपथ ली गई, ट्रिपल इंजन की तरफ से जो शपथ ली गई, उसके बाद अब जहां बीजेपी तो जोर देने का, विकास कार्यों का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। आज की चर्चा में कुछ इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास कार्यों में कितनी तेजी आएगी, कितनी पारदर्शिता की जरूरत और कैसे चुनावी वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। प्रदेश के 10 नगर निगमों के मेयर, 30 से ज्यादा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के प्रेसिडेंट और तीनों निकायों के सैकड़ों पार्षदों को मंगलवार को पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में पद की शपथ दिलाई गई। सभागार के इस दृश्य को देखकर लगता है इन्हीं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कंधों पर ही अब प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में साफ सफाई, सीवर, स्ट्रीट लाइट्स, साफ पेयजल और बेसहारा पशुओं को समुचित जगह पर रखने की जिम्मेदारी है। लीजिए पहले शपथ ग्रहण का एक नजारा। नगर निगमों के महापौर और पार्षदों को संबंधित मंडल के जो आयुक्त महोदय हैं वो उन्हें पद की शपथ दिलवाएंगे और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अंबाला नगर निगम के जो मेयर चुनी गई हैं शैलजा सचदेवा जी, वो शपथ लेंगी। मैं शैलजा सचदेवा नगर निगम अंबाला के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं कोमल सैनी नगर निगम पानीपत के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। गौरतलब है कि ये वही सभागार है जहां 3 साल पहले प्रदेश भर के सरपंचों, ब्लॉक समिति और जिला परिषदों के चेयरमैनों को शपथ दिलाई गई थी। पर निकाय के चुनाव में इस बार खास बात ये है कि महिला जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में चुनकर आई है। अच्छा हो कि अब वो अपने बूते सदन में शामिल होकर विकास के कामों को आगे बढ़ाएं। गौरतलब है कि प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों से चुनकर आए इन सैकड़ों जनप्रतिनिधियों से समारोह के मुख्य अतिथि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव में आपके प्रतिद्वंदियों को भी वोट मिले हैं, पर जनता ने आप पर ज्यादा भरोसा किया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनके भरोसे और विश्वास को बनाए रखना। सरकार की विकास की योजनाओं को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाने का एक बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। चाहे हमारे इधर मंच पर बैठे हैं और चाहे हमारे सामने बैठे हैं, हम सब मिलकर के इस प्रदेश की भाइयों सफलतापूर्वक कार्यों को आगे बढ़ाने का, अमली जामा पहनाने का काम, ये बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। यानी बड़ी सरकार से आशीर्वाद पाकर छोटी सरकार अब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेगी।
अभी निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और पालिकाओं परिषदों में वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाने हैं। ये भी चुने जाने के बाद अब फील गुड ही नहीं होना चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार का नजारा भी सामने हो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करेंगे। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, शहर की छोटी सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी का जो बयान है, जो उन्होंने अपनी टिप्पणी दी और जो विधायकों को, पार्षदों को जो नसीहत दी गई, वो बयान अब चर्चा में है। चूंकि नसीहत दी गई है कि पारदर्शिता बनाए रखें, विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। अब ऐसे में विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन सबके मन में एक ये सवाल है कि ट्रिपल इंजन की सरकार विकास के दावों को लेकर के सत्ता में आई थी, अब कितनी तेजी से विकास होगा? देखिए प्रगति, पहले तो शपथ ग्रहण जिन्होंने किए है उनको जिम्मेदारी मिली है। बड़ी सरकार ने छोटी सरकार को पावरफुल बना के चंडीगढ़ से भेजा है, जाओ अपने अपने शहरों में वो काम करो जिसमें अभी काफी कमियां देखी जा रही है। आखिर मुख्यमंत्री को ये पारदर्शिता की बात क्यों करनी पड़ी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा तेज विकास करो? बिल्कुल, दरअसल स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार का जो एक बीजेपी ने नारा उछाला था, लोगों ने फिर भरोसा किया। लोगों को लगा कि कांग्रेस को वोट देकर क्या करोगे, अगर कांग्रेस का कोई जीत भी गया तो काम कैसे करवाओगे? तो लोगों के सामने सारी चीजें स्पष्ट थी और नाराजगी के बावजूद, प्रतिक्रिया के बावजूद, उम्मीदें पूरी ना होने के बावजूद लोगों ने बीजेपी के जो उनके उम्मीदवार थे, चाहे वो मेयर के थे, चाहे वो पार्षद थे, चाहे चेयरमैनों के थे, तो उन पर भरोसा जो है। आज मुख्यमंत्री को प्रगति कहना इसलिए भी पड़ा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना ये भी है। आज चूंकि 11 बजे शपथ ग्रहण था, लेकिन आज सुबह मीडिया में एक ऐसी रिपोर्ट आई जिससे सरकार के सामने नगर निकायों की इनकी जो असलियत है वो भी खुल गई होगी। आज दरअसल एक रिपोर्ट आई है कि 2019-20 के दौरान, तब भी बीजेपी सरकार थी, 1395 करोड़ रुपए की कुछ गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं निकायों में, जो उनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम भी है पूरे हरियाणा की। 2019 से 2020 का जो एक वित्तीय वर्ष था, उसमें 1395 करोड़ रुपए खर्चते हुए, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से नसीहत सीएम सैनी की तरफ से दी जा रही है, ऐसे भी तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है महेश जी, लेकिन एक सवाल ये भी कि आखिर नसीहत का जिक्र क्यों किया गया, इस बात पर देवेंद्र जी भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस दौरान ये नसीहत क्यों मेयरों को और पार्षदों को दी गई कि पारदर्शिता बनाए रखे। जैसे कि देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि 1395 करोड़ की गड़बड़ी का जिक्र मीडिया में उछाला जा रहा है, और इस तरह की निश्चित रूप से उछाला जरूर जा रहा है, लेकिन कुछ तो इसके पीछे आधार होगा, कुछ तो बेस होगा, शायद तभी ये खबर निकल करके सामने और इस पे अब चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन पारदर्शिता का चूंकि जिक्र किया जा रहा है, तो नसीहत भी दी गई है और साथ ही साथ इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि भेदभाव नहीं करना है, पारदर्शिता बनाए रखनी है, विकास कार्यों में तेजी लानी है और भेदभाव नहीं करना है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के पास, उच्च स्तरीय नेताओं के पास इस तरह की शिकायतें जरूर पहुंची होंगी कि भेदभाव किया जा रहा है, पारदर्शिता नहीं है, पार्शियलिटी की जा रही है। शायद यही वजह की नसीहत शपथ ग्रहण के दौरान दी गई सीएम की तरफ से। महेश जी, देखिए, दो टूक ये बात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो एंटी इनकमेंसी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पहाड़ जैसी एंटी इनकमेंसी जो है वो देखने को मिल रही थी बीते विधानसभा चुनाव में। कहां से आई थी? वो आई थी नगर निगम और निकाय, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, वहां से निकलकर ये एंटी इनकमेंसी सामने आई थी। खासकर शहरी क्षेत्र, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे कहा जा सकता है कि उपजाऊ इलाका बीजेपी के लिए माना जाता है। चाहे लोकसभा चुनाव की हम बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, या खासकर जीटी बेल्ट की, जो कि शहरी क्षेत्र का ये पूरा इलाका क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा बना रहा? वजह ये थी शहरी क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से प्रो रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जब भी ईवीएम मशीन शहरी क्षेत्रों की खुलती तो उससे भारतीय जनता पार्टी को ही अमूमन फायदा मिलता। अगर हम रोहतक और सिरसा के कुछ इलाकों को छोड़ दे तो शहरी क्षेत्र में जब भी ईवीएम मशीनें खुली, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन यहाँ एंटी इनकमेंसी बिल्ड हुई थी। सबसे ज्यादा जो परेशानी लोगों को आई वो प्रॉपर्टी आईडी की वजह से आई, प्रॉपर्टी टैक्स को
लेकर आई। और याची कंपनी ने जिस तरीके से सर्वे किया और जिस तरीके का यहाँ पर जो टैक्स का निर्धारण है वो किया गया था, उसके बाद लोग खासे परेशान थे। और सबसे ज्यादा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा था तो मनोहर लाल खट्टर को भुगतना पड़ रहा था। और आखिरकार ये भी हुआ कि मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करने की मजबूरी जो है तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश की कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर एंटी इनकम्बेंसी के स्तर को घटाया, लेकिन जो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है बीजेपी 2 गवर्नमेंट जो कि जेजेपी के साथ चलाई जा रही थी, उस वक्त सबसे ज्यादा जो डैमेज हो रहा था वो यहाँ शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी और नगर निगम क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की वजह से सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा संकट बीजेपी के सामने आया था। अब नायब सिंह सैनी इस बात को बखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं कि सबसे बड़ी परेशानी अगर पैदा शहरी क्षेत्रों में होने वाली है तो नगर निगम क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की वजह से जो है इस तरह की परेशानियां सामने आती है। अब इसी भ्रष्टाचार को रोकने की जो कवायद है वो पारदर्शिता है। जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी उतना भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकेगा। अब जो दूसरा पहलू मुख्यमंत्री रखने की कोशिश कर रहे थे, भेदभाव नहीं करना है। दरअसल भेदभाव क्यों नहीं करना है ये भी समझने वाली बात है। अगर मैं हिसार नगर निगम क्षेत्र से पूरे मामले को समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर 20 वार्ड हैं, एक में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो विजयी हुआ है, 2 पर जो निर्दलीय है वो जीत हासिल कर पाए हैं और 17 जगहों पर पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब अगर इन 3 क्षेत्रों में किसी भी तरह का भेदभाव होगा तो यकीनन फिर वो जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव में अपना गुस्सा जाहिर करने की कोशिश करेगा, चाहे विधानसभा चुनाव में अपने गुस्से का इजहार करने की कोशिश करेगा। तो जो डैमेज होगा वो ऊपर होगा, यानी या तो मोदी को होगा या तो नायब सिंह सैनी को होगा। और कोई डैमेज नहीं चाहते हैं नायब सिंह सैनी, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर एक वोटर जिसने वोट दिया वो भी और जिसने नहीं दिया वो भी अगली बार भारतीय जनता पार्टी को ही अपना सबसे पसंदीदा विकल्प के रूप में चुनने का काम करे। तो ये कोशिश यहां पर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। पहली एक कि भ्रष्टाचार को खत्म करो, दूसरी पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी उतना वर्किंग जो है वो एफिशिएंट नजर आएगी, और तीसरी यहां पर अगर भेदभाव हुआ तो उसका डैमेज जो है फिर जिस तरीके से पहले मनोहर लाल खट्टर को हुआ था अब कहीं नायब सिंह सैनी को ना हो। तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर भेदभाव करेंगे तो नुकसान हमें होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सोनी जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, चाहे पारदर्शिता का मुद्दा हो या विकास कार्यों का मुद्दा हो, बीजेपी पहले भी इन मुद्दों में घिर चुकी है और शायद इसी की वानगी कि मनोहर लाल को झेलनी पड़ी और शायद अब ये स्थिति नायब सिंह सैनी के सामने ना खड़ी हो, उनको इस स्थिति का सामना ना करना पड़े, इस स्थिति से रूबरू ना होना पड़े। इसी वजह से अब तमाम लोगों को नसीहत दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को नसीहत दी जा रही है कि भेदभाव ना किया जाए और विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, क्योंकि अब चूंकि चुनाव का कोई समय नहीं, जितने चुनाव होने थे वो हो चुके हैं। अब सरकार के पास सिवाय विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के या संकल्प पत्र में जो चुनावी वादे जनता से किए गए उनको पूरा करने के अलावा फिलहाल कोई और काम नहीं है चुनावी मुद्दों को लेकर के। तो ऐसे में अब जनता भी सवाल पूछने के मूड में है। विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन अब जनता भी सरकार के कामकाज को देख रही है। इसको आंकने की कोशिश की जा रही है कि जितने वादे संकल्प पत्र के दौरान किए गए, जितने वादे चुनावी समर में किए गए, उनको कब तक धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, आम आदमी का जो वास्ता पड़ता है वो नगर निगम से पड़ता है, नगर पालिका से पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि वहां से बिल्कुल अपेक्षाएं होती हैं। तो पार्षद निरंतर संपर्क में रहता है, अपने इलाके की जनता के निरंतर संपर्क में रहता है और इसलिए लोगों को अपेक्षाएं भी उससे अधिक होती हैं। और देखिए, एक बात बिल्कुल निश्चित है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया और कई आईएएस के अधिकारी भी मतलब गिरफ्तार किए गए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उनको फिर नगर निगम आयुक्त लगा दिया गया। ये देखिए, सरकार के तंत्र में भी कहीं ना कहीं ये एक तरह का एक भेद है। और उसके अलावा अब जो है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर चुकी है। एक मानेसर नगर निगम रहा जहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के आशयों के अनुरूप ही तय किए जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा। सिर्फ मानेसर में पार्टी के लिए समस्या हो सकती है क्योंकि वह पार्टी को बहुमत नहीं है जो पार्षद चुनकर आए और मेयर भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इसके अलावा हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी में संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का दबाव है।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी जो है महिलाओं के नाम पर होगी उस पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। अभी तक इस दिशा में तो कोई घोषणा हुई नहीं है। लोगों की अपेक्षाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा कब करती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये प्रयास है, तो ये जब घोषणा होगी तो उससे भी महिलाओं को राहत मिलेगी और ये बात भी रहेगी कि लोग अधिक से अधिक जो प्रॉपर्टी है वो महिलाओं के नाम पर खरीदेंगे, उनके नाम पर रजिस्टर्ड कराएंगे। और कुल मिलाकर पेयजल आपूर्ति हो, सड़क निर्माण हो, पानी की निकासी हो, ये सब है जो आधारभूत समस्या हैं। इनके लिए एक पार्टी को भी और सरकार के स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। और कुछ स्थानों पर नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बीच भी जो एक आपस में एक टकराव रहता है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो हरियाणा विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तांतरित हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी चाहे पेयजल आपूर्ति हो, चाहे पानी की निकासी हो, ये व्यवस्थाएं अभी भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास है, जिससे तालमेल की कमी रहती है। तो इस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और नगर निगम और नगर पालिकाओं के जो पार्षद हैं वो एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। अगर वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो पार्टी के लिए एक छवि जो है धूमिल हो जाएगी। पिछली बार प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों की काफी नाराजगी थी, ये नाराजगी अब भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। अभी भी इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से एक कहा है कि जो लोग पार्षद जिन्होंने वोट चुना है, नहीं चुना, वोट दिए नहीं दिए, लेकिन सबके लिए समान विकास के लिए अगर वो उनके साथ सेवा के लिए तत्पर रहेंगे तो पार्टी की अच्छी छवि बनेगी। तो कुल मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ का काम करते हैं वो पार्षद करते हैं, मतलब आम जनता के निरंतर संपर्क में रहते हैं। और उन मुद्दों को लेकर जो है नायब सैनी जी ने आगाह किया। और ये पहली बार हुआ है कि जब इस तरह का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। पार्षदों के सम्मेलन भी काफी समय से नहीं हुए थे, एकजुट होकर कई पार्षदों को एकत्र किया जाए, ऐसा कोई प्रयास भी नहीं हुआ था। ये सब स्थानीय स्तर पर रहता था। इस बार ये आयोजन हुआ है, हालांकि इसकी कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अपने स्तर पर इस तरह का प्रयास किया है कि लोगों में एक अच्छा संदेश, सकारात्मक संदेश जाए। बिल्कुल, पार्टी की तरफ से लगातार यही कोशिश की जाती है कि जनता के बीच में संदेश पॉजिटिव जाए। चूंकि स्थानीय मुद्दों पर अब ध्यान देने की जरूरत है, विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह से हाल ही में एक वाकया अनिल विज के साथ सामने आया था, जब उन्होंने टिप्पणी की थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कि अब मुख्यमंत्री को उड़न खटोले से नीचे आ जाना चाहिए, विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जनता के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उसके बाद तमाम सवाल जवाब हुए, बीजेपी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया, उनकी तरफ से जवाब भी दाखिल किया गया। लेकिन अब इसके बाद जो हाल ही में निकल करके सामने आया, वो अंदर खाने से कुछ नेताओं का इस तरह से बयान भी सामने आ रहा है कि अब स्थानीय मुद्दों पर, विकास कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। बिहार दिवस मनाना छोड़ करके, या फिर जो नागरिक विदेश जाकर के बसने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वापस आना पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार ध्यान हटा करके, इन पर कम ध्यान दे करके बल्कि स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे, तो शायद जनता के बीच में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके बाद अब सीएम का इस तरह का बयान आना कि पारदर्शिता की जरूरत है, भेदभाव ना किया जाए, जनता के बीच में किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए प्रगति, आज मुख्यमंत्री ने जो नसीहत दी है जी, उन पर अमल करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पारदर्शिता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद नगर निगम में 240 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिसमें कमिश्नर आईएएस, उनके खिलाफ भी विजिलेंस इंक्वायरी चली थी, 240 करोड़ का। पानीपत में जब विकास हुआ तो यहाँ के सांसद संजय भाटिया पूर्व हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे एक सवाल किया कि पानीपत नगर निगम में आज भी 4 महीने से कोई कमिश्नर नहीं है, एडीसी डॉक्टर पंकज के पास चार्ज है। मैंने संजय भाटिया जी जो एमपी थे, मैंने कहा था कि कोई कमिश्नर काम क्यों नहीं करना चाहता पानीपत नगर निगम? उनका ये जवाब था कि कथुरिया जी, आपको पता है एक सड़क का बिल 3-3 बार बना हुआ, ये बहुत शोर मचा पानीपत में। एक सड़क के 3-3 बार बिल बने, अच्छी भली सड़कों को तोड़ा गया, तोड़ के दोबारा बनाया गया। लोगों ने विरोध किया, भाई क्या करें, ये सड़क तो अभी 3 साल और चलेगी। सिर्फ पैसा खर्च करना था, पैसा खर्च करने का मतलब उनका अपना स्वार्थ था जी। फरीदाबाद नगर निगम में 240 करोड़ का हुआ, तमाम नगर निगमों में बहुत गड़बड़ियां हुई। इसी वजह से शायद मुख्यमंत्री को आज कहना पड़ा कि पारदर्शिता, मतलब जो कुछ हिसाब किताब होगा उसको सारा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये बताऊं, प्रगति, मेरे को लगता है लोग 2014 का मेरे को याद है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई थी, या ओम प्रकाश चौटाला की जब 2005 में सरकार गई थी, इन दोनों तब के मुख्यमंत्रियों ने कहा था, मेरे को याद है, कि चलो जनता का जो जनादेश है ठीक है, लेकिन हम 1 साल देखेंगे। अगर 1 साल तक सरकार काम ठीक नहीं करती तो
फिर हम विपक्ष में खड़े होंगे। ये कभी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था जब हुड्डा की सरकार आई, और जब हुड्डा की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तब भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा था कि 1 साल इंतजार करेंगे, जनहित के फैसले होने चाहिए, नहीं तो हम विरोध में खड़े होंगे। वही स्थिति मेरे को लगता है आज है नगर निगमों में, नगर निकायों में। आज देखिए 1395 करोड़ का एक रिपोर्ट छपी हुई है, क्योंकि शपथ ग्रहण 11 बजे था, लेकिन 1395 करोड़ 2019-20 के कार्यकाल में ऑडिट विभाग जो है वो रिकॉर्ड मांग रहा है निकायों से। भाई ये 1395 करोड़ की रसीदें कहां, हिसाब किताब, किसी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जी। और आप देखिए 2019-20 के भी 3-4 साल पहले की बात है, रिकॉर्ड ही नहीं है, कहीं खर्चा जमा खर्च ही नहीं है कि पैसा गया कहां। अब उसकी इंक्वायरी हो रही है, ऑडिट विभाग मांग रहा है, और अब सरकार से मांग करेगा कि जो नगर निगम के बड़े अधिकारी हैं, सरकार अपने लेवल पर जांच कराए। 1395 करोड़ की रकम कम नहीं होती। इसलिए तो कहा है कि भ्रष्टाचार, अनियमितताएं बहुत बढ़ती है। और शायद मुख्यमंत्री को आज ये 2 बातें कहनी पड़ी। पारदर्शिता मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और अब विकास तेज करो, ये ट्रिपल इंजन का जो नारा दिया गया है, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि विकास तेज करो बिना भेदभाव के, मतलब जो दाग लगे हैं निकायों पे या सरकार की छवि पे, निकायों की छवि पे, उन दागों को आपको धोना है, और पब्लिक की अपेक्षा के अनुरूप, जरूरत के मुताबिक अब आपको काम करके डिलीवरी देनी होगी। बिल्कुल महेश जी, जिस तरह से छवि को दागदार हालांकि बनाया गया है या बन गई है, ये एक चर्चा का विषय जरूर है, जांच का विषय भी है कि जिस तरह से 1395 करोड़ की गड़बड़ी की बात आ रही है, उस पर जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सीएम ने बयान दिया, पारदर्शिता को लेकर के, भेदभाव को लेकर के जो बयान दिया गया, उससे अब क्या लगता है इस शपथ ग्रहण जैसा बड़ा समारोह और उस दौरान सीएम का इस तरह की नसीहत, ये कितना कारगर साबित होगी, कितना अमल में लाया जाएगा इस दौरान पार्षदों और मेयरों की तरफ से, इस नसीहत को कितना फॉलो किया जाएगा? देखिए, जो बातें मैं पहले कह चुका हूं उन्हें दोहराने का काम नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार को रोकना क्यों जरूरी है ये मैं जाहिर कर चुका हूं, और दूसरी बात ये भेदभाव क्यों नहीं करना है वो मैं जाहिर कर चुका हूं। मुझे लगता है कि अब जो बात करने की जरूरत है वो इस बात पर है कि दरअसल यहाँ नायब सिंह सैनी की जिम्मेदारी भी कम नहीं हुई है। शपथ दिला देने से, नए मेयर बन जाने से यहाँ कहीं भी नायब सिंह सैनी की जिम्मेदारी कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार में जब जब अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में जब जहां चुनाव हो रहे थे, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, तो एक बात वो सभी मतदाताओं के सामने रखते हैं, एक वायदा वो सभी मतदाताओं के सामने रखते हैं कि आपको सिर्फ उम्मीदवार के रूप में कमल का फूल देखना है और आपके सारे काम मैं करूंगा। आपको मेयर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे या नहीं उतरे, लेकिन आपकी उम्मीदों पर नायब सिंह सैनी खरा उतरेगा और आपके मेयर के रूप में मैं काम करूंगा। तो यानी साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अगर कोई बेस्ट गारंटर है, अगर कोई लास्ट गारंटर है, तो नायब सिंह सैनी है, और यहां पर अपनी गारंटी को निभाने की जरूरत नायब सिंह सैनी को भी पड़ने वाली है। देखिए, हमेशा कहा जाता है अगर पुलिस में संतरी अगर अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएगा तो एसएचओ को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर एसएचओ अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएगा तो एसपी को दिक्कत नहीं होगी, अगर एसपी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएगा तो डीजीपी को दिक्कत नहीं होगी, और अगर डीजीपी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएगा तो मुख्यमंत्री को परेशानी नहीं होगी। अब वही बात यहां पर लागू हो रही है। गारंटी तो नायब सिंह सैनी ने तमाम वोटर्स को दी है, अगर किसी भी तरह की कमी अगर रहती है तो फिर आखिरी गारंटी, आखिरी परेशानी नायब सिंह सैनी को होने वाली है। तो नायब सिंह सैनी ये सुनिश्चित करेंगे कि पैसे को लेकर, तमाम योजनाओं की इंप्लीमेंटेशन को लेकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, संसाधन उपलब्ध हो, खजाने में पैसा उपलब्ध हो, ये नायब सिंह सैनी सुनिश्चित करेंगे। और नीचे के लोगों को यानी मेयर और पार्षदों को यह सुनिश्चित करना है कि भेदभाव उन्हें नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं होने देना है और काम की रफ्तार को बढ़ाना है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि जिस तरह से महेश जी ने भी जिक्र किया कि बेस्ट गारंटर के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सामने आए हैं, और निश्चित रूप से अब जब गारंटी ली है तो जनता सवाल भी इन्हीं से पूछेगी, और जवाब भी इन्हीं से लेगी, और शिकायतें भी इन्हीं से होंगी। चूंकि नसीहत तो दे दी है, लेकिन जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार शुरू से ही दावे कर रही थी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या निकाय चुनाव के दौरान भी महिला को सशक्त करने का तमाम वादे जरूर किए गए। अब स्थिति ये बनी हुई है कि जिस तरह से निकाय चुनाव में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां पर बेटियों की संख्या ज्यादा थी। क्या महिला सशक्तिकरण अब जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा? क्या महिलाएं, राज्य की महिलाएं अब विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगी? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात तो की जा रही है, क्या जो वास्तव में इनके पति हैं या इनके संबंधी हैं, मतलब वो अलग असली भूमिका में वो रहेंगे या इन महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, या महिला अपने ये स्वतंत्र रूप से निर्णय कर पाएंगे? देखिए, एक आज संवैधानिक बाध्यता के रूप में मंडल आयुक्तों ने और निदेशक निकाय विभाग ने शपथ दिलाई, ये एक संवैधानिक औपचारिकता है,
मुझे लगता है इसके अलावा एक और शपथ दिलाई जानी चाहिए थी कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस तरह आपको याद होगा कि मनोहर लाल जी ने अपने पहले कार्यकाल के अंदर सभी डिप्टी कमिश्नर और एसपी को जहां जहां वो गए थे उनको शपथ दिलाई थी, जनता के बीच शपथ दिलाई थी कि मैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो इस तरह के देखिए भ्रष्टाचार तो है नगर निगम में, ये तो सभी को मालूम है। बिल्कुल। अब इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर पारदर्शिता का वायदा किया है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की भी जिम्मेदारी है। और जितने भी मेयर चुने गए या पालिका अध्यक्ष चुने गए उनकी भी जिम्मेदारी भी है कि वो सभी पार्षदों को साथ लेकर चले, उनके क्षेत्र में समान विकास कार्य कराएं ताकि किसको भेदभाव का मौका ना मिले, ये कहने का अवसर नहीं मिले कि उसके वार्ड के साथ भेदभाव हो रहा है या पक्षपात हो रहा है। तो ये इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो चाहे पालिका का क्षेत्र हो 3-3 पार्षद भी मनोनीत करने हैं। तो इस पार्षदों के मनोनयन के अंदर जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने फंसे लोगों ने जिस तरह अपेक्षाएं की हैं, अब पार्टी पर दबाव है कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरे और लोगों की जन आकांक्षाएं जो है वो पूरी हो। बिल्कुल, अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में अब इन अपेक्षाओं पर, इन उम्मीदों पर पार्टी कितना खरा उतरेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शहर की छोटी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यहां तमाम मेयरों को और पार्षदों को नसीहत भी दी है, पारदर्शिता और विकास कार्यों में जोर दिया है। और ऐसे में अब सवाल जनता के साथ साथ सरकार भी अपने तमाम मेयरों से पूछेगी और पार्षदों से पूछेगी कि आखिर विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई।